स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए। आज का जो लेक्चर है ये आपका बेटा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर में सबसे पहला पॉइंट आता है बेटा, हाउ डू ट्रेट गेट एक्सप्रेस्ड। तो इस बात को किस तरह समझते हैं, सबसे पहले आपको एक बात समझाऊंगा, उसके बाद इस पॉइंट पर हम ध्यान देंगे। बेटा ध्यान समझिएगा। देखो बात ये है यहाँ पर कि जो ये ट्रेट होते हैं, ये ट्रेट बेटा किस तरह से एक्सप्रेस होते हैं, हमको इस वाली बात को समझना है। तो इसके लिए सबसे पहले एक बात समझिए बेटा कि जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, उस ऑर्गेनिज्म में उसका जो डीएनए होता है, जिसको हम कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, वो डीएनए बेटा प्रोटीन मेकिंग का एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन सोर्स का काम करता है। ठीक है, तो क्या बता रहा हूँ, ध्यान समझना। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो डीएनए है, वो डीएनए प्रोटीन मेकिंग के इंफॉर्मेशन सोर्स की तरह काम करता है। एक्चुअल में देखो डीएनए में, जैसे ये डीएनए है, तो इस डीएनए का एक पार्ट होता है जिस पार्ट को हम कहते हैं जीन। ये जीन क्या करता है, ये जीन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि किस तरह से प्रोटीन का अपने पास सिंथेसिस होगा, किस तरह किसी ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन बनेगा। ठीक, जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की हाइट है, तो हाइट जो है वो कंट्रोल होती है किससे, ग्रोथ हार्मोन से। किसी भी प्लांट हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म हो, उसकी हाइट जो है उसके ग्रोथ हार्मोन से कंट्रोल होती है। अब इस ग्रोथ हार्मोन को इन्फॉर्मेशन देने का काम करना कि भी वो कि किस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस होगा, वो काम कौन करता है, जीन करता है। अब जिस ऑर्गेनिज्म का जो ये जीन है, वो जीन ज़्यादा एफिशिएंट होगा ना, तो उसका ग्रोथ हार्मोन भी ज़्यादा सिक्रेट होगा, और ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट होगा तो वो प्लांट जो है अपने पास में टोल बनेगा। ठीक है, और अगर किसी ऑर्गेनिज्म का जीन जो है वो बेटा ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो ग्रोथ हार्मोन जो है वो कम सिक्रेट होगा, तो उसकी हाइट कम होगी, तो वो जो हमारे पास प्लांट है वो ड्वार्फ बनेगा। तो इस तरह से जो है कि ट्रेट जो हैं एक्सप्रेस होते हैं, कि आप ये समझिए किसी भी ऑर्गेनिज्म में किस तरह का ट्रेट एक्सप्रेस होने वाला है, ये सब डिपेंड करता है कि उस ऑर्गेनिज्म के डीएनए पर, कि उस ऑर्गेनिज्म का डीएनए कैसा है। क्योंकि जो डीएनए है, उस डीएनए का एक पार्ट है जीन, और वो जीन अगर ज़्यादा एफिशिएंट होगा तो वो ज़्यादा अच्छा प्रोटीन का सिंथेसिस करवाएगा, और उस तरह से उस ऑर्गेनिज्म में ट्रेट बनेगा, जिस तरह अपन ने हाइट के एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश की है। ठीक है बेटा, जैसे अब देखते हैं लिखा हुआ क्या है, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं अच्छी तरह से। सबसे पहली बात जैसे इसमें दी हुई है बेटा कि सेल्यूलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल, कि किसी भी सेल में प्रोटीन बनने के लिए इंफॉर्मेशन सोर्स का काम कौन करता है, उसका डीएनए करता है। और डीएनए में भी बेटा डीएनए का एक पार्ट होता है, वो पार्ट प्रोवाइड करेगा इंफॉर्मेशन कि किस तरह से प्रोटीन बनेगी, और उस पार्ट को कहा जाता है बेटा उस डीएनए का जीन। ठीक है, तो उस प्रोटीन के लिए, कि किसी भी प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए डीएनए का एक पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो पार्ट क्या कहलाता है, वो पार्ट कहलाता है बेटा डीएनए का जीन। ठीक है, नेक्स्ट बात समझिए बेटा। नेक्स्ट बात ये होती है कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल ले रखा है इसमें कि द हाइट ऑफ ए प्लांट डिपेंड्स ऑन ग्रोथ हार्मोन। किसी भी प्लांट की हाइट किस पर डिपेंड करती है, ग्रोथ हार्मोन पर डिपेंड करती है। और ग्रोथ हार्मोन को कंट्रोल करने का काम जो करता है वो कौन करता है बेटा, जीन, जो किसका पार्ट है, डीएनए का पार्ट होता है। अगर ये जीन ज़्यादा एफिशिएंट होगा तो ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होगा, और अगर ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होगा तो बेटा जी वो जो प्लांट है वो प्लांट कैसा बनेगा, टोल बनेगा। और अगर वो जीन जो है अपने पास में वो किसी भी प्रोटीन को एल्टर्ड कर दे, एल्टर्ड करने का मतलब क्या होता है, एल्टर्ड करने का मतलब होता है कि लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन सिक्रेटेड हो रहा है, लेस अमाउंट ऑफ हार्मोन सिक्रेट हो रहा है, तो उस प्लांट का या उस ऑर्गेनिज्म का जो अपने पास
हाइट है वो कैसी होगी, शॉर्ट होगी, यानी वो टॉल की बजाय ड्वार्फ प्लांट बनेगा। ठीक है, तो इसी के बारे में बता रखा है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो पेरेंट होते हैं वो दोनों पेरेंट क्या करते हैं, डीएनए का कंट्रीब्यूट करते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक, और ये सब किस में होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा। दे इक्वली कंट्रीब्यूट ए कॉपी ऑफ द सेम जीन। तो एक्चुअली क्या करते हैं बेटा, वो एक जीन की कॉपी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, और फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हमने कल भी पढ़ा था कि भी जैसे कैपिटल टी, ठीक, ये हमारे पास में एक प्योर टॉल प्लांट था, स्मॉल टी ये प्योर ड्वार्फ प्लांट था। तो हर एक जो पेरेंट है वो एक एलेल प्रोवाइड कर रहा था, कैपिटल टी स्मॉल टी जो भी उनके पास था। फिर ये दोनों मिलके जो है ये क्या बना रहे थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कहने का मतलब ये थी F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में दोनों पेरेंट का एलेल अवेलेबल था, दोनों पेरेंट का जीन अवेलेबल था। उस जो F1 जनरेशन है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि F1 जनरेशन, आप लास्ट लाइन पढ़िए, F1 जनरेशन विल गेट वन जीन फ्रॉम टॉलनेस, और वन जीन जो है वो शॉर्टनेस से मिलेगी ऑल्सो। तो टॉलनेस से भी मिलती है वन जीन और शॉर्टनेस की मिलती है, और जो अपने पास डोमिनेंट होगा कैरेक्टर, वही कैरेक्टर वहां पे जो है शो हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखनी है, ये भी पहले जो कॉन्सेप्ट का काम हो गया खत्म। दूसरा समझिए बेटा, दूसरी बात यहाँ पे ये है कि हाउ डू जर्म सेल, बेटा जर्म सेल का मतलब होता है ऐसी सेल जो बेटा गैमेट से रिलेटेड होती है, गैमेट फॉर्मेशन का काम करती है। तो गैमेट्स फॉर्मेशन का काम जिस सेल से होता है उस सेल को बोलते हैं जर्म सेल। तो जर्म सेल जो होती है वो बेटा सिंगल सेट ऑफ जीन फ्रॉम पेरेंट्स, ठीक, वो हमेशा जैसे हमने कहा कि कैपिटल टी वाला पेरेंट था, स्मॉल टी वाला पेरेंट था। तो जब गैमेट बने तो इससे मिला कैपिटल टी और इससे मिला स्मॉल टी, तो दोनों से क्या करती है वो एक सिंगल सेट ऑफ जीन लेती है। ठीक है, और हु हैव टू कॉपीज इन देम, तो उनमें जो है दो कॉपीज होती हैं। तो एक्चुअल में देखो ये कहना क्या चाह रहा है, आप समझना ध्यान से, ये बात कर रहा है इसकी कि जीन के बारे में। आप एक बात तो मैं समझा रहा हूँ आपको मैं कि बेटा जो जीन होता है ना, ये जीन हमेशा सेट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कभी भी बेटा सिंगल जीन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ डीएनए की, तो जैसे ये डीएनए है, ठीक है, तो अब इस कंडीशन में ये जब डीएनए है, ये डीएनए हमेशा बेटा इस तरह से दो थ्रेड की फॉर्म में होगा। अगर आप सोचो एक सिंगल थ्रेड मिल जाए तो इस सिंगल थ्रेड को कहा जाता है बेटा जी क्रोमोसोम। क्या कहा जाता है इसको, क्रोमोसोम। ठीक, तो जैसे अब यहाँ पे बात हो रही है कि जब हमारे पास रिप्रोडक्शन हो रहा है तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में केवल एक सिंगल जीन जो है वो आगे जा रहा है। तो वो सिंगल जीन आगे जाने का जो एक सिंपल कारण है ना, तो इस कारण को हम एक इस तरह से एक सिंपल वर्ड में डिफाइन करते हैं। उस वर्ड को बोलते हैं बेटा कि रिडक्शनल डिवीजन। तो रिडक्शनल डिवीजन एक सिंपल वर्ड है कि रिडक्शनल डिवीजन के कारण ऐसा होता है कि सिंगल जीन जो है वो पेरेंट से जायगोट फॉर्मेशन के टाइम जो है आपस में दोनों पेरेंट्स से सिंगल मिल रहे हैं। देखो इस तरह से होता है ये, जैसे एक कैपिटल टी था, एक स्मॉल टी था, तो इस कैपिटल टी से कैपिटल टी मिला और इन दोनों से मिला स्मॉल टी। ठीक है, तो बाद में ये दोनों मिले और बाद में इन दोनों के मिलने से हमारे पास ये फर्स्ट ऑफ स्प्रिंग बनी, फर्स्ट जनरेशन बनी। ठीक, तो दोनों इसने ये प्रोवाइड किया, इसने ये प्रोवाइड किया, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसी को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। तो रिडक्शनल डिवीजन में ऐसा होता है, और रिडक्शनल डिवीजन के कारण ऐसा होता है कि सिंगल जीन हमको जो है ऑब्टेन होता है। ठीक, और रिप्रोडक्शन चैप्टर में इसकी बेटा और डिटेल आती है। ठीक, जैसे इसको समझते हैं क्या कह रहा है, देखो ये समझना पढ़ना आप इस लाइन को कि ईच जीन सेट इज प्रेजेंट, हर जीन का सेट प्रेजेंट है, नॉट एज ए सिंगल लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए। ठीक, कभी भी जो है वो एक डीएनए का सिंगल थ्रेड प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन
एज सेपरेट इंडिपेंडेंटली, वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो जाएगा, और जब वो सेपरेट हो जाएगा उसको बोलते हैं क्रोमोसोम। ये बताया मैंने आपको कि जब ऐसे वो कंबाइंड हैं तो उसका नाम क्या है, डीएनए है, और जब वो इस तरह से इंडिपेंडेंटली है तो उसको बोलते हैं अपन क्या बेटा, क्रोमोसोम। ठीक है, फिर बात है ईच सेल गेट 2 कॉपीज ऑफ द क्रोमोसोम। हर सेल में बेटा 2 कॉपी होती हैं क्रोमोसोम की, और 1 फ्रॉम ईच पेरेंट, कि यही बात है कि दोनों पेरेंट्स, जैसे पहला पेरेंट है कैपिटल टी, दूसरा पेरेंट है स्मॉल टी, तो जो अब यहाँ पे जो ये सेल बनेगी, फर्स्ट जो जनरेशन आएगी, ये सेल बेटा दोनों पेरेंट से एक एक क्रोमोसोम की कॉपी लेके रखती है। जैसे कैपिटल टी वाले से कैपिटल टी की कॉपी ले ली, स्मॉल टी वाले से स्मॉल टी की कॉपी ले ली, तो दोनों पेरेंट से एक एक क्रोमोसोम की ये कॉपी ले लेती है। और ये कॉपी लेने की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम क्या बताया मैंने आपको, रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, जैसे समझना आप ध्यान से, ईच जर्म सेल और गैमेट हैज 1 कॉपी ऑफ इट बिकॉज देयर इज रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि इसमें क्या होता है बेटा, रिडक्शनल डिवीजन होता है। ये डिटेल में रिप्रोडक्शन चैप्टर में और म्यूसिस वगैरह में पढ़ने को आपको मिलता है। तो रिडक्शनल डिवीजन के कारण जो है वो वहां पे क्या होता है बेटा, 1 कॉपी जो है वो अवेलेबल हो जाती है। ठीक, और जब बेटा जी फर्टिलाइजेशन होगा, तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे एक फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो रिस्टोर हो जाएगा, किसके अंदर, प्रोजेनी के अंदर। प्रोजेनी का मतलब क्या होता है, फर्स्ट जनरेशन के अंदर ऑफ स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाएगा, और उससे क्या है, उसका जो डीएनए है वो स्टेबल भी बन जाता है। ठीक है, इसको बेटा हम आगे सेक्स डिटर्मिनेशन में भी पढ़ते हैं, कि इसने पूछा था कि किस तरह से एक सिंगल जीन जो है, सिंगल सेट ऑफ जीन गैमेट के पास आएगा, ठीक, पेरेंट से। तो इसका सीधा सा आंसर एक वर्ड में आप क्या बताओगे, इसका आंसर बताओगे रिडक्शनल डिवीजन। कि ऐसा किसके कारण होता है, ऐसा रिडक्शनल डिवीजन के कारण होता है, कि रिडक्शनल डिवीजन में ये होता है कि जैसे 2 पेरेंट हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इन दोनों से एक ऑफ स्प्रिंग बन रही है। तो ये जो ऑफ स्प्रिंग बनती है, ये जो गैमेट बनता है, इसमें अपने पास में एक गैमेट तो मिलता है पहले पेरेंट से, एक मिलता है दूसरे से, तो दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं। और इस ऐसा करने की जो प्रोसेस है, इसको कहते हैं हम रिडक्शनल डिवीजन। तो रिडक्शनल डिवीजन के कारण ऐसा होता है, और ये केवल किसी में होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अवेलेबल होता है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ इज द सेक्स ऑफ ए न्यू बोर्न इंडिविजुअल डिटरमाइन। तो न्यू बोर्न इंडिविजुअल का सेक्स किस तरह से डिटरमाइन होता है, उसके बारे में अपन बात समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा समझिए, तो देखो इसके बारे में ये बता रखा है कि इट इज द प्रोसेस बाय विच सेक्स ऑफ ए न्यूबॉर्न कैन बी डिटरमाइंड। तो एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस से हम जो है वो न्यूबॉर्न बेबी जो है वो मेल होगा या फीमेल होगा, इसके बारे में डिटरमाइन कर सकते हैं। और देखो डिफरेंट स्पीसीज में इसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी होती हैं। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं अपन, कि सम एनिमल्स द टेम्परेचर, तो कुछ एनिमल में टेम्परेचर डिसाइड करता है कि बेटा जो नई ऑफ स्प्रिंग आएगी वो मेल होगी कि फीमेल होगी। ठीक है, कि जो वो फर्टिलाइज्ड एग है, उस फर्टिलाइज्ड एग को किस टेम्परेचर पर रखा गया है। तो फर्टिलाइज्ड एग जिस टेम्परेचर पर रखा गया है, उस टेम्परेचर से डिटरमाइन होगा कि बेटा जी जो अपने पास अब एम्ब्रियो होगा या जो डेवलपिंग एनिमल है वो मेल होगा कि फीमेल होगा। तो पहला मेथड तो बताया क्या, टेम्परेचर, लेकिन किस में होता है, ये कुछ एनिमल्स में ऐसा होता है। ठीक, और कुछ एनिमल जैसे एग्जांपल दिया इसने स्नेल, तो स्नेल के बारे में जैसे आपको बताता हूं मैं, इसमें स्नेल की एक छोटी सी कहानी बताता हूं, वैसे डिटेल में अपन रिप्रोडक्शन में आएगा। स्नेल कैन चेंज सेक्स इंडिकेटिंग दैट सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड। ठीक, तो स्नेल में सेक्स जो है वो जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं होता है। देखो बेटा इसकी छोटी सी कहानी सुनो आप। इसकी कहानी कुछ इस तरह से है कि बेटा जो ये स्नेल होता है,
ये स्नेल एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो बेटा अपने जेंडर को चेंज कर सकता है। तो इट कैन चेंज इटसेल्फ जेंडर, ठीक है। इसलिए बेटा इसको एक स्पेशल नाम देते हैं, इसे कहते हैं स्लीपर लिम्पेट्स। इसको स्लीपर लिम्पेट्स कहा जाता है, ठीक है। कि जब लाइफ स्टार्ट होती है तो लाइफ के बिगिनिंग में, लाइफ की शुरुआत में ये मेल की तरह काम करेगा, मेल की तरह रहेगा, ठीक है। और जैसे जैसे अपनी लाइफ को ग्रो करेगा ना, ये तो फीमेल बन के अपनी लाइफ को ग्रो करता है। थोड़ी बहुत बात मैं आपको बता रहा हूँ, डिटेल जो है रिप्रोडक्शन में इसकी पढ़ने को मिलती है और अलग अलग ऑर्गेनिज्म बायोडायवर्सिटी में पढ़ने को मिलती है, ठीक। और स्नेल के बारे में एक बात और फेमस होती है बेटा, कि जैसे मान लो दो मेल स्नेल को अगर आप साथ में रख दें, तो अगर दो मेल स्नेल को साथ रख देंगे ना बेटा, तो उनमें से, और जैसे ही वो एक दूसरे को टच करेंगे तो कांटेक्ट में आते ही उनमें से एक तो मेल ही रहेगा और दूसरा फीमेल बन जाएगा, और फिर दोनों मिलके आगे लाइफ में ग्रो करते हैं। तो इस तरह बताया जाता है कि स्नेल कैन चेंज इट्स जेंडर, और इसके लिए कोई जेनेटिकली डिटर्मिनेशन का तरीका बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक। तो दो तरीके बता दिए, एक का टेम्परेचर बताया तरीका, ठीक। एक तो बताया बेटा क्या, टेम्परेचर, और एक बताया किसके बारे में कहानी, स्नेल के बारे में। अब बात करते हैं बेटा किसके बारे में, ह्यूमन बीइंग के बारे में, कि इन ह्यूमन बीइंग, ध्यान समझना बेटा जी, इन ह्यूमन बीइंग सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड जेनेटिकली, ठीक। मीन्स जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट डिसाइड द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग, कि बेटा पेरेंट से कौन सा जीन मिला ये इस बात को डिसाइड करता है कि किस तरह से अपने पास में मेल मिलेगा फीमेल। जैसे समझना, हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं बेटा ह्यूमन बीइंग की, हम बात कर रहे हैं किसकी, ह्यूमन बीइंग की। और यहाँ पे जो सबसे मेन खेल होता है वो होता है बेटा मेल और फीमेल में क्रोमोसोम का, कि चाहे मेल की बात करें अपन चाहे फीमेल की बात करें अपन, ठीक। दोनों में बेटा अगर बात करें क्रोमोसोम की, क्रोमोसोम, तो टोटल हमारे पास बेटा 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम अवेलेबल होते हैं, मेल में भी और फीमेल में भी, जिनमें से बेटा 22 पेयर क्रोमोसोम जो है ना वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं। और 23 वाला पेयर जो होता है ना, जैसे 22 मतलब हो गया 44, भाई 23 पेयर का मतलब क्या हो गया, 23 पेयर मतलब हो गया कि 46 क्रोमोसोम है, उन 46 में से 22 पेयर सेम हो गए, यानी 44 सेम हो गए, ठीक। अब फीमेल में 45 तो होता है एक्स और 46 होता है वाई, ऐसे ही और मेल में होता है एक्स वाई और फीमेल में होता है एक्स एक्स। तो 22 की तो ये हो गई, 44 की कहानी ये हो गई, कितनी हो गई 44, ये 45 46 45 46, तो ये पूरा क्रोमोसोम का खेल होता है। और ये जो लास्ट के जो क्रोमोसोम बचते हैं ना, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम, इसे कहा जाता है बेटा सेक्स क्रोमोसोम, ठीक। तो जो क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन में अपना रोल देगा उसको तो बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, अदरवाइज उसको बोलते हैं बेटा ऑटोसोम, वो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो एक एक्स वाई और एक एक्स एक्स है। अब जैसे इसमें आगे कहानी ये होती है कि जैसे ये है एक्स वाई और ये है एक्स एक्स, ठीक है। ये तो किसकी बात है, ये तो बात है मेल की, एक्स वाई किसमें होता है, मेल में, और एक्स एक्स किसमें होता है, एक्स एक्स होता है बेटा जी फीमेल में, ठीक। अब जो बेटा मेल होता है, मेल क्या प्रोवाइड करता है, मेल से मिलता है बेटा स्पर्म, और स्पर्म में या तो अपने पास में बेटा एक्स वाला भी अवेलेबल होगा और साथ में वाई वाला भी अवेलेबल होगा, ठीक। और फीमेल जो है बेटा इससे मिलता है ओवम, और ओवम में दोनों के दोनों क्या हैं, आइडेंटिकल हैं, एक्स और एक्स क्रोमोसोम है। अब बात यह है कि इनका आपस में मिलना होगा, तो हम आगे ये पढ़ेंगे तब देखेंगे कि जब इनका आपस में मिलना होता है ना, तो बेटा 50% पॉसिबिलिटी तो होती है कि फीमेल हो और 50% पॉसिबिलिटी होती है मेल हो। यानी कि हम आगे इस तरह पढ़ेंगे, देखो बेटा कि जब x और x, आप ध्यान रखो x और x जब मिलेंगे कि दोनों आइडेंटिकल है, होमोजाइगस है ना, तो होमोजाइगस इसका मतलब वो फीमेल बनेगा एम्ब्रियो, और अगर अपने पास में एक एक्स है एक वाई है, हेट्रोजाइगस है, तब मतलब बॉय बनेगा, मतलब क्या बनेगा, मेल बनेगा। तो इस तरह
जो ह्यूमन बीइंग होती है इसमें बेटा अपने पास में बच्चा किस तरह से होगा, फीमेल होगा कि मेल होगा, ये जेनेटिकली डिटरमाइन होता है। ठीक है, तो इसी के बारे में अपने बताया है। देखिए ध्यान से, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, अपना टॉपिक आ गया क्या, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। देखिए बेटा समझिए कि इन ह्यूमन बीइंग ऑल क्रोमोसोम्स आर नॉट पेयर्ड। ठीक है, 22 क्रोमोसोम्स आर पेयर्ड बट वन पेयर इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। कौन सा बेटा, मेल में तो होता है एक्स वाई, और एक्स वाई इसमें होता है मेल में, और फीमेल में कौन सा होता है, एक्स एक्स होता है। इज ओड इज नॉट हैविंग ए परफेक्ट पेयर। ठीक है, तो वो परफेक्ट पेयर नहीं होता मेल में। परफेक्ट पेयर मतलब एक एक्स होता है एक वाई होता है, हेट्रोजाइगस पेयर होता है किसके अंदर, मेल के अंदर। ठीक, जबकि फीमेल हैव ए परफेक्ट पेयर, और दोनों वो इवन करते हैं एक्स एक्स। तो फीमेल तो होमोजाइगस की तरह काम करेगा और मेल जो है हेट्रोजाइगस की तरह काम करेगा। ठीक, ऑन द अदर हैंड मेल have a normal sized x but the other is short called y। ठीक, so it is represented by, it is known as xy। तो मैंने आपको यही बताया कि xy तो किस में होता है, मेल में होता है, और xx किस में होता है, फीमेल में होता है। ठीक, ऑल गैमेट्स और ओवा फॉर्म्ड बाय द होमोजेनेटिक फीमेल आर सिमिलर। तो फीमेल में दोनों सिमिलर होते हैं, और कौन से होते हैं, दोनों के दोनों होते हैं बेटा जी एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, जबकि मेल में कौन सा होता है, हेट्रोजेनेटिक फॉर्म अवेलेबल होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, तो स्पर्म में हेट्रोजेनेटिक फॉर्म होती हैं। एक तो होता है एक्स वाला, और दूसरा जो होता है आधा वो कौन सा होता है बेटा, वाई क्रोमोसोम वाला होता है। ठीक, और सेक्स ऑफ बेबी जो है वो डिटरमाइन होता है किस पर, डिपेंड करता है फर्टिलाइजेशन पर। और फर्टिलाइजेशन की दो पॉसिबिलिटी हैं कि अगर एक्स और एक्स आपस में मिल रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों सेम मतलब फीमेल होगा, और एक्स और वाई आपस में मिल रहे हैं मतलब क्या होगा, मेल होगा। और दोनों की पॉसिबिलिटी कितनी होती है, 50-50% की होती है। ठीक है, देखिए समझिए ध्यान से, ऐसे बताते हैं अपन कि ये दे रखा है बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, और इसका फ्लो चार्ट आपके सामने बना रखा है। ठीक, जिसमें आपको दिखा रखा है, पहले दिखाया कि मेल एक्स वाई और फीमेल एक्स एक्स ये पेरेंट्स थे। ठीक, गैमेट्स मिले तो अपने पास में मेल से आया स्पर्म, फीमेल से आया ओवम, और मेल से जो मिला उसमें अपने पास में एक्स भी था और वाई भी था, क्योंकि उसमें दोनों से क्या हुआ, दोनों से अपने पास में रिडक्शनल डिवीजन के कारण एक्स वाई अवेलेबल हो गया। इसी तरह इसमें भी रिडक्शनल डिवीजन के कारण एक्स एक्स अवेलेबल हो गया। अब कौन सा किस तरह से मिलता है, तो उसकी 50-50% पॉसिबिलिटी बनती है कि एक्स एक्स तो आते हैं यानी फीमेल, और एक्स वाई आती है मेल। आप इसको और भी करा के देख सकते हैं मैथमेटिकली, तो प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, 50-50%। ठीक है, और इसको ये उसके बारे में अपन ये भी लिख देंगे कि जैसे समझना, जैसे ये बता रखा है, ध्यान से देखना बेटा स्क्रीन पर, कि इफ द स्पर्म हैविंग एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज विद एक्स क्रोमोसोम। ठीक, कि एक्स क्रोमोसोम जो है, एक्स क्रोमोसोम का स्पर्म और एक्स क्रोमोसोम का ओवम, ये दोनों आपस में फर्टिलाइज करते हैं, तो अपने को मिलेगा एक्स 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 मतलब होमोजेनियस। और होमोजेनियस कौन सा होता है, ये अपने पास में होता है फीमेल। ठीक, और अदरवाइज अगर बेटा एक्स और वाई मिलते हैं तो एक्स वाई क्रोमोसोम वाला चाइल्ड बनेगा, और एक्स वाई मतलब कौन सा होता है, मेल होता है। साथ में हमको बेटा हमने दो डेफिनेशंस भी डिफाइन कर दी, एक तो किसकी, ऑटोसोम्स की, एक किसकी, सेक्स क्रोमोसोम की, कि अगर अपने पास क्रोमोसोम का सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई भी रोल नहीं है तो उसको बोलते हैं ऑटोसोम, और अगर क्रोमोसोम का सेक्स डिटर्मिनेशन में बहुत बड़ा रोल है तो उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। कौन कौन से हैं, एक्स एक्स और एक्स वाई, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात समझिए। नेक्स्ट बात आती है बेटा, कहानी किसकी आती है, कहानी आती है इवोल्यूशन की, कि भाई इवोल्यूशन क्या होता है। देखो इवोल्यूशन की कहानी बिल्कुल इजी होती है। इस चैप्टर में इवोल्यूशन वाला पार्ट जो है वो लास्ट ईयर तो अपने पास देखें तो हट भी गया था। ठीक है, इवोल्यूशन में बेटा ये होता है, अगर आपको समझाएं तो, कि प्रीमिटिव, ध्यान समझना बेटा, प्रीमिटिव ऑर्गेनिज्म से
जैसे आपको थोड़ा स्क्रीन पे समझा देता हूँ, बड़ी स्क्रीन पे देखो। इवोल्यूशन को भी हर कोई समझते हैं, इवोल्यूशन की अलग अलग थ्योरी होती है, साइंटिफिक जो एविडेंस भी अवेलेबल हैं। प्रीमिटिव ऑर्गेनिज्म की बात का मतलब होता है बेटा कि आदि मानव वाले टाइम की बात कर लो, चाहे भी तब की बात कर लो जब इंसान बंदर था, उसके पूंछ हुआ करते थे। तो प्रीमिटिव ऑर्गेनिज्म से अब बन गया जो प्रेजेंट की स्पीसीज है, जो आप देख पाते हो, जो आप हैं और हम हैं, ठीक है। तो जो प्रेजेंट की स्पीसीज है, बिल्कुल मॉडर्न स्पीसीज, जो स्कूल जाती है, खाना खाती है, पढ़ाई करती है, उसकी बात है। और पहले केवल आपके सामने कूदते थे और फल फ्रूट खा लेते थे, ठीक, आदिमानव टाइम पे। तो ये कन्वर्जन होने में मिलियन ईयर्स लग गए, ठीक, इसके एविडेंस भी है हमारे पास। तो मिलियन ईयर्स लग गए। तो ये क्या हुआ कि प्रीमिटिव ऑर्गेनिज्म से पेरेंट स्पीसीज या प्रेजेंट स्पीसीज जो बन रही है, ठीक, अब के टाइम में जो स्पीसीज है, ये जो इतना बड़ा वेरिएशन हुआ, इस वेरिएशन को ही हम क्या नाम देते हैं, इवोल्यूशन नाम देते हैं। कि इंसान का विकास हो गया, पहले वो बंदर हुआ करता था, अब वो इंसान बन गया, आदमी बन गया। और बेटा ये जो वेरिएशन होता है, इस वेरिएशन का सबसे बड़ा कारण होता है बेटा रिप्रोडक्शन। कि ह्यूमन बीइंग में या फिर प्लांट्स में भी हुआ ये। तो रिप्रोडक्शन, कौन सा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें दो अपने पास ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिससे क्या होता है बेटा, वेरिएशन बनता है। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंटिन्यू क्या होता है, डीएनए की कॉपी बनने की प्रोसेस होती है। और डीएनए की कॉपिंग बनने के कारण जब एक डीएनए से दूसरे डीएनए की कॉपी लगातार बनती रहती है, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आने का चांस रहता है। और इसी वेरिएशन के कारण क्या होता है, इवोल्यूशन भी होता है, ठीक। जैसे समझते हैं, ध्यान समझना आप। सबसे पहले इसमें बात लिखी हुई है कि इट इज द सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल, ठीक। ग्रेजुअल का मतलब होता है बेटा स्टेप बाय स्टेप होता है। ऐसा नहीं है कि इंसान जो है शुरू में बंदर था, तुरंत अगली स्टेप में ही इंसान बन गया, नहीं। तो एक बहुत ही स्टेप बाय स्टेप चलने वाली प्रोसेस है, इसको बोलते हैं ग्रेजुअली प्रोसेस है, ठीक। इरिवर्सेबल चेंज है। इरिवर्सेबल का मतलब बंदर से तो इंसान बन गया, लेकिन जरूर नहीं है उल्टा भी हो जाए। तो एक ही डायरेक्शन में होने वाला प्रोसेस होता है, सिंगल डायरेक्शन में होता है। विच टुक प्लेस इन द प्रीमिटिव ऑर्गेनिज्म, तो प्रीमिटिव ऑर्गेनिज्म में हुआ था ये वाला चेंज। और मिलियन ईयर के बाद क्या बन गया, न्यू प्रेजेंट डे में जो स्पीसीज देख रहे हो ये बन गई। तो इसी को बोलते हैं इवोल्यूशन, ठीक है। और वेरिएशन दैट रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, ठीक। तो ये जो न्यू स्पीसीज बनी, और न्यू स्पीसीज बनने में बेटा जो ये वेरिएशन आया, इस वेरिएशन का सबसे मेन जो कारण है वो है बेटा ड्यू टू एरर इन डीएनए कॉपिंग। तो डीएनए कॉपी में एरर होता है, इसलिए क्या होता है बेटा, इवोल्यूशन होता है, ठीक। और डीएनए कॉपी में एरर से वेरिएशन होता है, और उस वेरिएशन से इवोल्यूशन होता है। और ये एरर का कारण क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को ये मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट बात समझिए। इसके लिए बेटा इल्यूस्ट्रेशन होता है, जो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि इवोल्यूशन किस तरह से होता है, कब होता है। इसके लिए जैसे ये पूरी कहानी, जैसे अगर मैं आपको एक डायग्राम से बताऊं तो आप समझ जाओगे। जैसे डायग्राम लेके आता हूं, पहले देखो, जैसे ये डायग्राम दे रखा है, ठीक है। तो इस डायग्राम से अपन इस कहानी को पूरी को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से भी इवोल्यूशन होता है, ठीक। अब जैसे इसमें आप ये समझना, इसमें अलग अलग केस होते हैं बेटा। जैसे सबसे पहले ये फर्स्ट केस, चलो पहले तो आपको मैं अपने हिसाब से सबसे समझाता हूं, ठीक। इसमें बेटा पहले मेरे हिसाब समझिए आप, उसके बाद उस डायग्राम को देखना। डायग्राम तो आप बुक से भी रीडिंग करके पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी से। पहले समझिए आप, बात यह है कि इवोल्यूशन के लिए एक इलुस्ट्रेशन आता है, ठीक। और इस इलुस्ट्रेशन के थ्रू क्या समझाया जाता है कि किस तरह से इवोल्यूशन हुआ, ये समझाया जाता है, ठीक है। और ये जो इलुस्ट्रेशन है, इस इलुस्ट्रेशन में बेटा डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं। सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 2, सिचुएशन नंबर 3, ठीक। सिचुएशन नंबर 1, 2 और 3 तीनों में एक बात कॉमन होती है बेटा। कौन बात क्या होती है कि कुछ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म लिए जाते हैं,
और एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद उनकी स्टडी की जाती है और देखा जाता है कि उन ऑर्गेनिजम्स में क्या है, कुछ चेंज हुआ। ठीक, जैसे मान लो पहले मैंने 5 ऑर्गेनिज्म लिए, तो बाद में उनकी संख्या बदल गई, वो ज़्यादा हो गए, कम हो गए, ऐसा कुछ हुआ। ठीक, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म या उनके कलर में या उनके साइज में उनमें कुछ वेरिएशंस होते हैं। तो अब वो वेरिएशन जेनेटिकली हैं, वो वेरिएशन इनहेरिटेड हैं, कि वो वेरिएशन सिंपल केवल कुछ टाइम के लिए ही हुए हैं, उनके बारे में समझाया जाता है। और जो हमारा फर्स्ट वेरिएशन हम लेंगे या फर्स्ट जो सिचुएशन लेंगे, वो ये बताती है बेटा कि जब कभी भी हमारे पास में, कि हमारी नेचर में पॉपुलेशन जो है बेटा, वही पॉपुलेशन दुनिया में आगे बढ़ते जाएगी जिसके पास सर्वाइवल एडवांटेज हो। ये सबसे मेन बात बता रहा हूं, जो बताऊं ध्यान सुनना, कि नेचर में वो ही पॉपुलेशन आगे जाएगी जिसके पास सर्वाइवल एडवांटेज हो। जैसे समझना बेटा, एक क्लास लगी हुई है मान लो, ठीक, उस क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो उस क्लास में टीचर आके सिंपल पढ़ाना शुरू करे, ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से, तो बेटा जनरली सब हर कोई ये बात सीख जाएगा और सीखता जाएगा, समझ में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो टीचर उनको थोड़ा सा हाई लेवल पढ़ाना शुरू करे, ठीक, तो जैसे ही हाई लेवल पढ़ाना शुरू करे, तो अब उसमें अपने पास में वो ही बच्चा उनके साथ आगे बढ़ पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा, जिसके पास वो एडवांटेज हो कि उस नॉलेज को वो गेन कर सके, उसको वो समझ सके, ठीक, उस एनवायरनमेंट में वो रहा हो। तो जो उस सर्वाइवल एडवांटेज को रखता है वो तो क्या है, सर्वाइव कर जाएगा, अदरवाइज जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसके बारे में जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, तो इसमें बताया है कि फर्स्ट डायग्राम, इस डायग्राम में बेटा ये बता रखा है कि जैसे ये हमारे पास क्या है, मान लो ग्रीन बुशेज है, ग्रीन घास है, तो इस ग्रीन घास पर क्या है, ये हमारे पास रेड बीटल्स बैठे हुए थे, रेड बीटल्स हैं। तो टोटल 12 बीटल्स लिए, और इन 12 बीटल्स में जैसे एक बीटल जो है आप देख पा रहे हैं ग्रीन लिया है। तो बात यह है कि जैसे मान लो आपसे पूछा जाए कि जैसे मान लो कौवा आया, क्रो आया, अब क्रो इनमें से किसको आसानी से खा सकता है भाई, रेड वाले को आसानी से खाएगा कि ग्रीन वाले खाएगा? तो ये सबको पता है ग्रीन वाला, और घास भी ग्रीन, बीटल भी ग्रीन, तो वो दोनों जो है मिक्स से हो जाएंगे, और ग्रीन वाले को ढूंढ पाना कठिन काम है, रेड वाले को ढूंढ पाना आसान काम है। तो क्रो जो है रेड वाले को छाट छाट के इजीली खा जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, तो वैसे वैसे जैसे क्या होता है, रेड वाले बीटल्स की जो पॉपुलेशन है वो बेटा कम होती जाती है। ऐसे आप ध्यान से देखो, पहले रेड वाले बीटल कितने ज्यादा थे, फिर वो धीरे धीरे कम हो गए, फिर वो और कम हो गए, फिर वो और कम हो गए, ठीक है। लास्ट में केवल जो है रेड वाले बीटल बिल्कुल मिट, सब रेड वाले बीटल खत्म हो गए। तो रेड वाले बीटल जो है वो खत्म क्यों हो जाते हैं बेटा? क्योंकि रेड वाले बीटल के पास सर्वाइवल एडवांटेज नहीं है, कि वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए टाइम के साथ साथ उनकी संख्या में कमी आ रही है। और सर्वाइवल एडवांटेज ये चाहिए यहाँ पर कि उनका कलर ही गलत है, उनका कलर रेड है, उनका कलर ग्रीन होता तो वो सर्वाइव कर पाते। इसलिए बेटा आगे लाइफ में कौन से बीटल आगे बढ़ रहे हैं, केवल ग्रीन वाले बीटल्स की संख्या बढ़ रही है, ठीक। यहां पे भी देखो ग्रीन बीटल भी थे, रेड बीटल भी थे, लेकिन जब लास्ट में पहुंचते हैं तो केवल कौन से बचते हैं, ग्रीन बीटल ही बचते हैं। ये इस तरह से बेटा कि दो तरह के बीटल्स ने दौड़ना स्टार्ट किया, उस दौड़ में रेड बीटल भी थे और उस दौड़ में ग्रीन बीटल भी थे। लेकिन जब फिनिशिंग लाइन पे पहुंचे हम, तो फिनिशिंग लाइन पे हमने देखा केवल ग्रीन बीटल पहुंचा, रेड वाला नहीं पहुंचा। कारण क्या है कि रेड वाला बीटल रास्ते में आने वाली समस्याओं के साथ अपने आप को चेंज नहीं कर पाया, उसके पास सर्वाइवल एडवांटेज नहीं था। तो सबसे पहला वाला कंडीशन यही बताता है कि जिस ऑर्गेनिज्म के पास सर्वाइवल एडवांटेज होता है वो ही जो है अपनी पॉपुलेशन को आगे बढ़ा सकता है, अदरवाइज आगे वो नहीं बढ़ा पाएगा। सेकंड कंडीशन ये बता रखी है बेटा कि जरूरी नहीं है हर बार वैसा ही हो, जैसे कि यहाँ पे रेड वाले बीटल्स थे, फिर रेड वाले बीटल्स थे, अब कौवा नहीं आया मान लो, अब गलती से
कोई हादसा हो गया और उस हादसे में क्या हुआ, एक हाथी ने यहाँ पैर रख दिया और रेड वाले बीटल खत्म हो गए। तो अब उस कंडीशन में बेटा रेड वाले बीटल खत्म हो गए तो खत्म हो गए, अब कौन से बीटल बचे लास्ट में, ब्लू बीटल बचे। ठीक, तो इस कंडीशन में बेटा कोई नेचुरल सिलेक्शन वाला बात नहीं है, ये एक सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश की है कि जब कभी भी जब कोई हादसे के कारण, ठीक, एक हादसा हो गया, इस हादसे का हादसा यह था कि हाथी ने पैर रख दिया तो रेड वाले बीटल खत्म हो गए। अब रेड वाले बीटल बेटा ग्रो तो कर नहीं पा रहे थे, क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे थे, क्योंकि उनके पास जो है वो सर्वाइवल एडवांटेज नहीं था। तो लास्ट में केवल कौन सा बीटल बचेगा, ब्लू बीटल ही बचेगा। और यहाँ पे ध्यान रखना कोई कौवा वगैरह नहीं दिखा रखा, इसका मतलब यह है कि यहाँ कोई हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन वाली बात नहीं बताई गई है। तो पहला एग्जाम्पल नेचुरल सिलेक्शन को बताता है कि ये सब नेचुरली हुआ, कोई हादसा नहीं हुआ। ठीक, कोई हादसा नहीं हुआ था कि भी रेड वाले बीटल खत्म हो गए थे, लेकिन यहाँ पे एक हादसा। ऐसे थर्ड नंबर पे बता रखा है कि थर्ड नंबर पे रेड वाले बीटल थे और बीच में थोड़े से देखो पतले से हो गए, छोटे से हो गए, फिर बाद में बड़े हो गए। तो ये भी बिल्कुल सिंपल एक कोइंसिडेंस वाली घटना कह सकते हैं अपन, कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं है। ठीक, क्यों, क्योंकि हो सकता है इसमें ये बताएंगे अपन आगे पढ़ेंगे कि ये जो घास है ना बीच में, ये घास में थोड़ी सी क्वालिटी खराब हो गई, डिजीज हो गई, मान लो घास बीमारी लग गई, तो ये बीटल जो है इनको खाना नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा तो ये थोड़े से कमजोर हो गए, बाद में घास सही हो गई, खाना मिला, बाद में सही हो गए। तो सेकंड वाला और थर्ड वाला, ये सेकंड और थर्ड बेटा ये दोनों इस बात को बताते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन यहाँ पे नहीं है। नेचुरल सिलेक्शन तो किसमें है, वो तो केवल इस फर्स्ट वाले में है। तो ये सारी बात है, ठीक है। और जब जैसे आप इनकी थ्योरी पढ़ेंगे तो वो ज्यादा समझ पाएंगे। जैसे आपको थ्योरी बताता हूँ, ये डायग्राम 2 बार बना रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम था, कलर डायग्राम था, इसलिए मैंने 2 बार ले लिया ये। ठीक, अब देखो जैसे इसमें इसको समझेंगे कैसे, इसको समझाने के लिए देखो बता रखा है, समझ में ध्यान से बेटा, कि पहली है फर्स्ट सिचुएशन। फर्स्ट सिचुएशन क्या बताती है, ये बताती है बेटा कि क्रोज ईट दीज बीटल्स एज दे कैन इजीली पिक रेड, कि क्रो जो है वो रेड बीटल को इजीली पिक करके खा जाएगा। क्यों भाई, घास हरी है, हरी घास में से रेड वाले को ढूंढना आसान है, तो रेड वाले को ढूंढ के खा जाएगा वो। ठीक, तो वहां पर क्या है, एक जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो कलर वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक, और ग्रीन बीटल जो है वो अपीयर हो जाएंगे। ठीक, और इट रिप्रोड्यूस एंड इट्स पॉपुलेशन इंक्रीज, तो ग्रीन बीटल की पॉपुलेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि उसके पास सर्वाइवल एडवांटेज है। ठीक, और क्रो जो है वो बेटा ग्रीन बीटल को देख नहीं पाता तो उसको खा नहीं पाता, और वो केवल रेड बीटल को खा पाता, तो रेड बीटल धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट समझाया, किसका समझाया है बेटा, सर्वाइवल एडवांटेज का समझाया है। तो फर्स्ट सिचुएशन ये बताना चाहती है कि सर्वाइवल एडवांटेज का मतलब है कि दुनिया में वो ही पॉपुलेशन ग्रो कर पाएगी, वो ही व्यक्ति आगे बढ़ पाएगा जो अपने आप को नेचुरली सर्वाइव, जैसे अपन बात करते हैं कि अब जैसे कोरोना का जो है एपिडेमिक टाइम आया है, तो सबको पता है कोरोना महामारी है, अब इसमें दुनिया मर भी रही है, तो इस कंडीशन में बेटा वो ही सरवाइव कर पाएगा जो अपने आप को इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढाल पाएगा। ठीक, अब इसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढाल पाना बड़ा डिफिकल्ट है। अब ये नहीं है केवल भी जिंदा रहना है तो लोग बाग सब घर में घुस जाए, काफी मतलब चीज है। जैसे कुछ बच्चा, अगर आप स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो तो आपके लिए बताऊं मैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल पढ़ाई अपनी रोक दें, क्योंकि पढ़ाई करना भी जरूरी है और इससे बचना भी जरूरी है। ठीक, तो अब यहाँ पे कुछ वो होंगे जो केवल बचे रह जाएंगे, कुछ वो हैं जो बचने का काम भी कर रहे हैं और ग्रोथ करने का काम भी कर रहे हैं। तो सब कुछ डिपेंड कर रहा है सर्वाइवल एडवांटेज पे। सिचुएशन सबके लिए समान है, लेकिन अब कौन अपनी कितनी ग्रोथ कर पा रहा है वो सब उसके ऊपर डिपेंड करता है, कौन अपने माइंड को कितना सा चला पा रहा है। तो ये सब डिपेंड सर्वाइवल, तो जो भी सर्वाइवल एडवांटेज रखता है तो नेचर उसका ही सिलेक्शन करती है और उसी को ग्रोथ करने में हेल्प करती है, अदरवाइज फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। सेकंड सिचुएशन में ये बता रखा है बेटा कि ड्यू टू कलर वेरिएशन फ्यू ब्लू बीटल अपीयर। ठीक, अब मान लो कुछ ब्लू बीटल की कहानी आ गई कि कुछ ब्लू बीटल है। अब बेटा क्रो तो ब्लू वाले को भी देख सकता है और क्रो भी रेड वाले को भी देख सकता है और दोनों खा सकता है। तो इनिशियली यहाँ पर रेड और ब्लू बीटल, मान लो रेड बीटल ज्यादा थे, ब्लू बीटल कम थे, और एक यहाँ कैलेमिटी, मतलब कोई कैलेमिटी होता है हादसा, कोई हादसा हो गया और उस हादसे में क्या है, एलिफेंट ने रेड बीटल को मार दिया। अब ब्लू बीटल सर्वाइव कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं,
तो यहाँ पर कोई सर्वाइवल एडवांटेज की कहानी नहीं है, क्योंकि यहाँ एक सिंपल हादसा, सर्वाइवल एडवांटेज नहीं है, यहाँ हादसा हो गया तो हादसे में ऐसा हो गया, ठीक है। तो यहाँ कोई एडेप्टेशन वाली बात नहीं आती है, ठीक। ये दो बात हो गई। और तीसरी सिचुएशन ये है कि भी एज द पॉपुलेशन ऑफ बीटल इंक्रीजेस द बशेस सफर, मान लो बशेस सफर, घास में कोई बीमारी हो गई, ठीक, और उस बीमारी से क्या है, उनको भी फिर फूड मिलना कम हो गया, तो इसलिए थोड़े से वो डिजीज लग गई और वो कमजोर हो जाएंगे, उनकी संख्या, उनका साइज जो है थोड़ा छोटा हो गया। बाद में जब वो बीमारी इल्यूमिनेट हो गई, खत्म हो गई, तो बाद में धीरे वापस से वो पहले जैसे हो गए। तो ये भी इनहेरिटेड नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे अपन कहें, जैसे अपन डायग्राम में देखें कि भी एक बार सिचुएशन बनी तो वो छोटे हो गए तो बाद में बड़े नहीं होंगे। ये बिल्कुल इस तरह से कि जैसे नहीं कोरोना चल रहा है, कोरोना में भी एक बार जो है वो थोड़ा सा कोई ग्राफ नीचे चला गया, किसी ग्रोथ कम हो गई, तो ये थोड़ा ग्रोथ कम ही होगी, टाइम से आएगा तो वापस ग्रोथ होती जाएगी। तो इसमें कोई वो नहीं है, सर्वाइव करने की बात है और अपने आप में नेचुरल सिलेक्शन हो सके हमारा, कि नेचर हमको हेल्प करे, इसलिए जो है सर्वाइवल एडवांटेज भी हमको डेवलप करना पड़ेगा कि हम इस सिचुएशन का सामना करने में हैं, ठीक। अगर ऐसा नहीं होता, ये इनहेरिटेड नहीं होना मतलब है कि इनका साइज छोटा हो गया, अब ये नहीं है साइज छोटा हो, छोटा छोटा सब छोटे ही रहेंगे, नहीं नहीं नहीं, एक सिचुएशन पे साइज छोटा हुआ था, जब वो सिचुएशन खत्म हुई तो साइज वापस से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो ये वाली सारी बात समझा रखी है, ठीक है। फिर इसमें जैसे दो डेफिनेशन दे रखी है बेटा, किस किस की डेफिनेशन दे रखी है, एक्वायर्ड ट्रेट की, ये मैंने शुरू में एक बार पढ़ाई भी थी कि एक्वायर्ड ट्रेट आर दोज ट्रेट विच आर नॉट इनहेरिटेड, ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा था कि जो इनहेरिटेड नहीं है उनको तो बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेट, ठीक। और जो इनहेरिटेड होते हैं, ठीक है, एग्जांपल हो गया बेटा इसके, ये जो इनहेरिटेड होते हैं वो होते हैं कौन से अपने पास में, इनहेरिटेड ट्रेट, जो जनरेशन से आगे ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। जैसे ये उन तीनों एग्जांपल से, ये दोनों एग्जांपल लेके ये सारी बात यहाँ पे समझा रखी है, ऐसे ये साइज वाली बात बता रखी है, तो बहुत ही इजी गोइंग वे में आप इसको समझ सकते हैं। फिर जैसे एक सिंपल सी टेबल है कि एक्वायर्ड ट्रेट एंड इनहेरिटेड ट्रेट, इनके भी डिफरेंस है, डिफरेंस के ऊपर भी मैंने शुरू में बताई थी, लेकिन अब ये इवोल्यूशन में काम आ रहा है तो मैंने वापस टेबल इसमें ऐड कर दी है। तो जैसे एक्वायर्ड ट्रेट तो बता रखे हैं अभी कि स्पेशल कंडीशन में डेवलप होते हैं, ह्यूमन एफर्ट्स लगते हैं, उसके बाद आते हैं। जबकि भी ये वाले जो इनहेरिटेड ट्रेट हैं ये भी वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते रहते हैं, ठीक। और ये कभी ट्रांसफर नहीं होते प्रोजेनी में, ये ट्रांसफर, प्रोजेनी मतलब हो गया ऑफ स्प्रिंग, ठीक। और ये वाले जैसे एग्जांपल आ गए इनके, ठीक। और इसकी होते हैं डायरेक्ट इवोल्यूशन, कि इवोल्यूशन इनसे होता है, इनसे दे कैन नॉट डायरेक्ट इवोल्यूशन और दे कैन नॉट डायरेक्ट इवोल्यूशन। तो ये सिंपल से इसमें गड़बड़ है, आपको इसमें लिखना है कि ये नोट हटा देना यहाँ से, ठीक, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये जो पढ़ाया बेटा इसको ढंग से पढ़ना, कोई डाउट है पूछ लेना, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। अच्छी तरह पढ़ें इसको, बहुत ही अच्छा है चैप्टर इवोल्यूशन, और डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन देखो डिटेल किसी चीज की सब जाते जब हम एक बार सेफ हो जाएं, सेफ मतलब आप पहले जो ये पढ़ाया आप इसको पहले सीख लें, इसको सीख लेंगे तो रिवीजन जब होता है उसमें आप बहुत अच्छा डिटेल में जाके इसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। वीडियो देखने के लिए सच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, ढंग से पढ़े, कोई दिक्कत है पूछ लेना बेटा, थैंक यू।